देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। खामोश सब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक सदर हैं, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, एक मरतबा फिर उन्होंने लंदन से मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। और जो बातें उन्होंने आज कही वो नशर भी हुई, मीडिया ने दिखाई भी, आपने देखा भी। महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने बात की, सेलेक्टेड लोगों के हवाले से उन्होंने बात की, हुकूमत को कहा कि उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अपोजिशन के हवाले से उन्होंने बात की कि नैब की कार्रवाइयाँ बड़ी तेज़ हो गई हैं अपोजिशन पे। आज भी नैब ने एक कार्रवाई की है और मखदूम अमीन फ़हीम साहब के जिस तरह से बेटों को गिरफ़्तार किया है वो सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं। एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जिस पे नवाज़ शरीफ साहब बात कर रहे हैं और बहुत बेबांग दहल गुफ्तगू फरमा रहे हैं। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके होते। साथ ही उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दूसरे बानी एमकेएम बन गए हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, भारत नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। ये उन्होंने अपने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में देते हुए बात कही है। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि एलिगेशंस का जो सिलसिला है वो चल रहा है, बिना सबूत के, बिना किसी बात के। एक तरफ से कोई बात करता है, दूसरी तरफ से दूसरा जवाब देता है। ये सारी सिचुएशन इमर्ज हो रही है आफ्टर द एपीसी के बाद हमने जो देखा सिचुएशन। अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन सर पे खड़े हैं, इस वक्त सेनेट के इलेक्शंस भी उसके वेरी आफ्टर द गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद सर पे खड़े हुए हैं। और इस वक्त इस तरह की सिचुएशन ट्रिगर करना अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से कुछ अच्छे साइन नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब भी कहते हुए नज़र आए कि नवाज शरीफ फ़ौज के हल्फ की बात करते हैं तो अपना हल्फ भी याद रखें। और मरीम नवाज़ साहिबा भी आज कह रही थी इसी जो कमेटी में जहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी आपस में, नवाज शरीफ साहब भी फरमा रहे थे चीज़ें और इनकी मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि जब मैं इस हुकूमत को मानती नहीं तो मुज़ाकरात कैसे और कौन से मुज़ाकरात की बात करूँ। दूसरी तरफ आज जो एक बड़ा मामला हुआ है, जो बड़ा अपसेट अपोजिशन के लिए एक और नून लीग के लिए ख़ास तौर पे नज़र आता है कि नून लीग के वो 5 MPs, वो 5 अरकान जो वज़ीर आला पंजाब से जाके मिल लिए और बुज़दार साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद जो है अब ये बात नज़र आती है कि जी उन 5 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये इश्यूज़ भी कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे, कोई अच्छी रीत नज़र नहीं आती। एक तरफ फिरदौस शमीम नकवी अपोजिशन लीडर है सिंध के अंदर जो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ अगर सही कोई बात करते हैं तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है, तो दूसरी तरफ उधर 5 अरकान जाके अगर CM से मिले हैं लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, तो वहाँ उन्होंने उनको शो कॉज के बाद उनको पार्टी से निकालने की बात कर दी है। बहरहाल ये सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है, पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने है। बज़ाहिर तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा वोकल नज़र आ रही है और बारहा ये बात करती हुई नज़र आ रही है कि जी हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो किरदार है उसको जिस तरह से तनकीद का निशाना बना रही है और इंक्लूडिंग हुकूमत को भी उसमें तनकीद का निशाना बनाती हुई नज़र आती है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत जो है वो इस सारे सिनेरियो में बड़े पेशेंस से काम ले रही है। इस एक मामले पे अगर मैं तज्जिया करूँ और पूरी सिचुएशन को देखूँ तो इस वक्त हुकूमत जो है वो ट्रिगर कर सकती थी जब उसको सिचुएशन का पता चला कि जैसे नवाज शरीफ साहब वहाँ से वोकल हुए, अपोजिशन जमातें वहाँ से मिली और जब उनको पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें पीछे हुई हैं तो वो भी नालाया नाराज़ हो सकते थे। लेकिन इस वक्त हुकूमत ने फिर भी सब्र का दामन अपने हाथ से जाने नहीं दिया और इस वक्त भी ताहाल बीच में लोग ये कहते रहे कि जी हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रही, फ़ौज और अस्करी क़यादत या कहीं दूरियाँ और
नाराज़गियाँ हो सकती हैं, इस सारे पिंडोरा बॉक्स हुआ, जो अपोजिशन को सपोर्ट नज़र आई या बैक डोर से उनको सपोर्ट मिली। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इंटरव्यू देते वक्त जिस तरह से उन्होंने बात की है एक निजी चैनल को, और जिस तरह वो वोकल नज़र आए और फिर एक मरतबा हिमायत की उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की और उनके किरदार की और सारी चीज़ों की, तो उससे बज़ाहिर तो नज़र यही आता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ताहाल एक पेश पर है और अपोजिशन जो है वो बौखलाहट का शिकार है। ख्वाजा आसिफ साहब के भी रिमार्क्स कल के बाद जो उन्होंने जरदारी साहब के लिए दिए कि जी किस तरह से जो है वो जरदारी साहब पे बिलीव नहीं किया जा सकता अभी भी, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का उसको अपोज करना और इसकी बात करना इस बात की गम्माज़ी करता है कि क्या अभी भी अपोजिशन अपनी सफ़ों में मुत्तहद नहीं है और डिवाइड है। ये वो सारी बात है जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरा, तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद ज़ब्ती के अहकाम जारी हो गए हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ये तोशाखाना रेफरेंस हम आपको पहले भी बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि क्या है और क्या नहीं। बहरहाल इस पर मुख्तलिफ़ लोगों के आज सारी चीज़ों पर शबली फराज साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपने इजहार किया, जैसे हुकूमत का हिस्सा है उनकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। लेकिन इस सारी सिचुएशन पे मैं बात करूँगी। अभी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें सबसे पहले नईम मेहमान साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पोक पर्सन है। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठी फिजा शान साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्पोक पर्सन है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फिजा फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मुझे मुस्लिम लीग नून से सिद्दीकुल फारूक भी ज्वाइन करेंगे अब से थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं ज़रा अपने मेहमानों की तरफ चले जाऊँ जो यहाँ बैठे हैं, उनसे ज़रा बात कर लूँ। नईम मेहमान साहब आपकी तरफ आऊँगी। एपीसी होती है, एपीसी के बाद पीडीएम का जो है वो भी एक मीटिंग हो जाती है पहली, और उसके बाद उसमें भी ऐलान कर दिया जाता है कि 11 अक्टूबर को जो है वो जलसा किया जाएगा, कोयटा का कहा गया है, और फिर सो ऑन एंड ऑन थिंग्स डिसाइड हो रही हैं। बज़ाहिर तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है कि अपोजिशन के साथ खड़ी हुई है, एक साथ चलने की बात करती है, लेकिन जो बैकडोर पे चीज़ें चल रही हैं और जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, क्या वाकई अपोजिशन मुत्तहद है, सफ़ों में इत्तेहाद है? ख्वाजा आसिफ साहब का रिमार्क्स, फिर इधर से कोई रिमार्क्स, फिर मौलाना फजल रहमान साहब का एक नुक्ते नज़रिया पे ना आना पीपल्स पार्टी के साथ, उस नुक्ते नज़रिया पे फिर पीपल्स पार्टी का रिएक्ट करना कि जी मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से किया है और या मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह से एपीसी में किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी थोड़ी पीछे होती हुई नज़र आ रही है अगेन, और उनको आगे कर दिया है। क्या सिचुएशन है ये, आखिरकार माजरा क्या है? क्यों अपोजिशन में इस वक्त लग रहा है कि डिवाइड एंड रूल की कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, और आपको पता है कि जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त कौमी असम्बली के फ्लोर पे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अगर आप मुल्क के लिए कुछ करेंगे और जो जिम्मेदारी आपने हलफनामे में ली है तो मैं समझता ये हूँ कि हम पूरी क़यादत हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ आपने ये देखा कि जो वक्त इन्होंने मांगा 100 दिन का इन्होंने प्लान दिया, 100 दिन का प्लान जिस तरीके से जो इनका फ्लॉप हुआ, जो इन्होंने कौम से वादे किए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, गवर्नर हाउस को गिराएंगे, यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, पीएम हाउस को गिराएंगे, उसको लाइब्रेरी बनाएंगे, फिर IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी करेंगे, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, आफिया सिद्दीकी को लाएंगे। ये जितना कुछ इन्होंने जो वादे किए 100 दिन, और 100 दिन बाद फिर बात ये कि जो कौम को मैसेज दिया, केटलर ने यू टर्न ना लेके बहुत बड़ी गलती की। तो सरकार दो आलम नबी पाकिस्तान फरमाते हैं बदबख्त वो इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त वो इंसान जो वादा खिलाफी करे, बदबख्त वो इंसान जो इमानत में खयानत करे। यहाँ बात ये है कि जब हमने साथ देने की बात की थी तो हम उस वक्त भी आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे। और अगर मैं बात ये करूँ कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड, 2 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें बकौल इनके कि हम इलेक्टेड हैं और इलेक्टेड है, तो कौम ने इनको वोट दिया था और वोट की पासदारी ये थी कि वज़ीर आज़म के काम की एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता, वो कौम को बात ये कि बेहतरीन मंसूबे देता, नौकरियां देता, वसाइल देता, हेल्थ के मंसूबों के ऊपर जो अदवात हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करता, पेट्रोल को कंट्रोल करता, जो चीज़ें उसकी जिम्मेदारी के अंदर थी। लेकिन वो जिम्मेदारी जब इसने नहीं निभाई और 2 साल से मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं आपने चोरी की है तो मैंने साबित करना है, आपने जस्टिफाई नहीं करना है। पिछले 2 साल से ये जो पूरी अपोजिशन को इन्होंने बात ये है कि जो है वो एक मजाक बनाया हुआ है कि वो भी चोर है, वो भी चोर है और फला भी चोर है, और जिन जिन मंसूबों पर इन्होंने इल्ज़ाम लगा आज उन्हीं के जा जाके ये इफ्तिताह कर करके आ रहे हैं। फिर अगर बात करूँ ये जिस किस्म का इन्होंने रवैया रखा हुआ था अपोजिशन के बाद, अपोजिशन के साथ, आज मजबूरी के अंदर बात ये कि जो कौम को इन्होंने बहरहाल ये कि ये कंटेनर में खड़े होते थे, कहते थे सुनामी आएगा सबको भाग के ले जाएगा, और सुनामी देखिएगा सुनामी क्या करेगा। फिर कौम ने देखा, अपोजिशन ने भी देखा, जमातों ने देखा, लोगों ने देखा सुनामी बिल्कुल आया, लेकिन उन्होंने सुनामी का पानी दूसरी जमातों से जो लोटे इकट्ठे किए उन लोटों से पानी भरा
اور پوری جماعت کو پوری لوٹوں سے جو ہے جماعت بھر کے اور سونامی لے کر آیا, اور سونامی جس طریقے سے جو کچھ کر کے گیا, 2 سال پہلے چینی 47 روپے کی تھی, 105 پہ لے آیا سونامی, پھر ڈالر جو 116 کا تھا, سونامی جو ہے وہ 170 پہ لے گیا, سونامی 8 روپے کا یونٹ بجلی یونٹ کا تھا وہ 18 روپے لے گیا, وہ سونامی جو تھا 57,000 روپے پر تولہ جو ہے وہ سونا تھا, وہ سونامی 1,30,000 روپے لے کے چلا گیا. پھر اگر بات کریں بچوں کی چاکلیٹ سے لے کر اتواد روزمرہ کی آئٹم کی جو چیزیں تھی جو انہوں نے آئی کرا کے لوگوں کی انہوں نے ہوئی نکال کے رکھی. آج اگر اپوزیشن اگر ایک پیج پہ نہیں آئے گی یا اجلاس کے اندر یہ فیصلے نہیں ہوں گے یا ہم لوگ پروٹیسٹ نہیں ریکارڈ کریں گے تو عوام نکل جائے گی روڈوں پہ. پلیٹ فارم پہ ہے یا واقعی اپوزیشن بالکل ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے, اور جو انڈیویجول لوگ ایک دوسرے کے خلاف ابھی بھی بیان بازی سے باز نہیں آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا اسٹانس ہے. اب اگر نون لیگ کا اپنا ہے, ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے, یا پھر اس کابینہ کا ایسا نہیں ہے جس کابینہ نے یہ فیصلے کیے, تو لازمی سی بات ہے وہ پھر ان کا فرض بنتا ہے اور وہ فرض اپنا پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بھی ایسی کوئی بات نہ کی گئی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی بات کی جائے گی. ہمارا اصولی موقف ہے, عمران خان صاحب نے 2 سال جو ملک کا وقت ضائع کیا ہے اور جو احتساب کے نام سے جو انتقامی مہم کی جا رہی ہے, آپ بہتر ہے آپ استعفیٰ دیں, نہیں تو دوسرا مرحلہ پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 5 شیک ان کو دے دیے ہیں. اس کے اندر دوسرا مرحلہ ہم احتجاج کریں گے, جو کہ احتجاج کا جو میں نے آپ کو پتا ہے کہ اکتوبر کی بگننگ سے ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اجلاسز ہوں گے. پھر بہرحال ان کو جیلیں بھرنے کا شوق ہے, ویسے ہی نیب گٹ جوڑ تو ان کا چل ہی رہا ہے, اور بہرحال باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی جوڑ لیں ساتھ میں, جیلیں بھر لیں. اور بات یہ ہے کہ آخری مرحلہ ہمارا وہ یہ ہے کہ پھر ہم اسلام آباد تک نہیں پہنچیں گے, انشاءاللہ راستے تک ہی ہوں گے. یہ استعفیٰ دے کے جا چکے ہوں گے, یہ پوری قوم جو ہے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ ہوگا, آپ دیکھیے گا جو ہونے والا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. فضا یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے, اپوزیشن ویری ٹرگرڈ نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ نالاں اور ناراض نظر آ رہی ہے. اپوزیشن جو اس وقت کر رہی ہے ساری چیزیں, اس کو ہینڈل کون کرے گا اب؟ اور چونکہ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب ماضی میں تو جو کمیٹی بناتے تھے اس میں پیش جہانگیر ترین صاحب ہوتے تھے, اس میں پیش شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب پہ ظاہر سی بات ہے اس وقت فورن ذمہ داریاں زیادہ ہیں, باہر ان کا اس وقت ٹرپس زیادہ لگے ہوئے ہیں, وہ فرنٹس بھی ہم نے دیکھنے جو فورن پالیسیز کے ہیں ڈیفینیٹ سے آتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب کی اب سپورٹ نہیں ہے اس طرح سے, کہ جہانگیر ترین صاحب بڑے ایکٹیو ایک ممبر ہوتے تھے جو آگے جا کے اپوزیشن کو ہینڈل کرنے میں کارآمد ثابت ہوتے تھے. اب وہ بھی نہیں ہے پارٹی کا حصہ, تو کیا بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں حکومت کی اس ساری سچویشن کے بعد؟ اور اب جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنا بڑا ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے یا وہ ایم کیو ایم کے بانی کی طرح جو ہے بننے جا رہے ہیں, اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دینا, اس کے پیچھے کوئی وجوہات یا کوئی ثبوت یا کوئی چیز ہے موجود جو اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ ایک تو آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ جو اپوزیشن ہے وہ جس طرح اس وقت اکٹھی ہوئی ہے تو کیا سٹانس ہونا چاہیے. آپ نے خود بتایا کہ بڑے میچورلی بیہیو کر رہے ہیں, اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ان کا حق بنتا ہے, سیاسی حق بنتا ہے, سیاسی مخالفین کا سیاسی حق بنتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کریں مختلف موضوعات پر, لیکن ایک طریقے کے ساتھ کریں. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے, وہ اتنے مجھے نوابزادہ نصر اللہ کی ایک بات یاد آ گئی. جب وہ پہلے گئے تھے ملک سے باہر تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو تو میں ایک سیاستدان سمجھتا تھا, یہ تو ایک تاجر نکلا. تو ایکچولی ان کا کام یہ ہے کہ وہ بھاگ گئے, بچے بھی اپنے لے گئے باہر, مریم نواز بیچاری غریب یہاں پہ رہ گئی, اور وہ واپس شی ٹرائیڈ اے لیول بیسٹ کہ وہ بھی باہر چلی جائے, لیکن ان کا باہر جانا ممکن نہیں ہو سکا. باہر بیٹھ کے اگر آپ نے سیاسی مخالفت کرنی ہے, آپ 100 دفعہ کریں پی ٹی آئی پہ, آپ گورنمنٹ کے خلاف بات کریں. آپ کیسے فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ آپ باہر بیٹھ کے ادھر کی عوام کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں. کمال کی بات ہے, آپ ہسٹری دیکھیں کس طرح پاکستان کو سیو کیا, کس طرح ٹیررزم سے باہر نکالا, وہ کس نے نکالا؟ پاک فوج نے نکالا. اور آج آپ کو اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, تو یہ تو
बात साफ जाहिर है ना, ये बात तो खुली है कि अगर आप पाक फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं सर, तो आप इसका मतलब है कि आप इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन बन के बात कर रही हैं। बात हकीकत है, अगर आप किसी जमाने में आप जियाउल हक के कंधे पे चढ़ के आए थे, उस वक्त फौज आपको कबूल थी, आज आपको फौज से नफरत हो रही है। आप क्रूज मिसाइल्स जो हैं उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में आप कन्फेशंस कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपने यूएस के साथ एग्रीमेंट्स आपने सारे किए हुए हैं। उसके बाद आपके मतलब इनकी तो आप जहां तक मैं कहूं कि अगर आप नवाज शरीफ को देखें, वो यही कहते हैं कि जी मैं 3 दफा वजीर आजम बना। तो अगर आप 3 दफा वजीर आजम बना, तो इस सवाल का ये तो हम तो आपसे आपके हिसाब मांग रहे हैं कि आपने वो पैसा जो आपने खाया वो किधर गया। आप उसका जवाब ये देते हैं मैं 3 दफा वजीर आजम बना, ये इसका कोई जवाब है? अभी शहबाज शरीफ साहब जो है, उनको पूछा जाता है कि टीटीज किधर से आई, ये टीटीज का क्या मामला है, ये छाबड़ी वाले, ये रेडी वाले, ये किस तरह इन्वॉल्व हुए हैं इस सारी करप्शन में। आप कहते हैं मैंने सड़कें बनाई, आप कहते हैं मेरी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी थी। भाई आपको तो हमने कहा ही नहीं आपने सड़कें नहीं बनाई, हम तो आपको सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये टीटीज का मामला तो हमारे सामने लेके आए। ये मामलात है जो कि ये लोग जवाबदेह नहीं हो रहे, और इनको बस वही बात है कि इन्हें किसी तरह चाहिए कि किसी तरह ये मामलात, ये जो केसेस हैं ये खत्म हो और उसके बाद जाके ये लोग बच जाएं। लेकिन इन लोगों का बचना मुझे इस वक्त मुमकिन नहीं लग रहा। नवाज शरीफ का बहुत बुरा स्टांस है, आई एम सॉरी टू से, इंग्लैंड में बैठ के वाकई ये तो अल्ताफ हुसैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस वक्त, एंड दिस इज अ ट्रूथ। ठीक है, अच्छा ये सारी जो सिचुएशन इस वक्त आपको नज़र आ रही है कि ये जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं या जो सारा सिनेरियो बन रहा है, इसके ऊपर भी बात करने के लिए, अच्छा मैं इस पर अभी आपसे सवाल करती हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन करें उवैस कादिर शाह साहब भी हैं, सूबाई वज़ीर सिंध हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच उवैस कादिर शाह फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। ओवैस, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि जो इस वक्त सिनेरियो इमर्ज हो रहा है वेरी आफ्टर द एपीसी, और जो हम सिनेरियो देख रहे हैं इस वक्त सारा, ख़ासतौर पे आज भी जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, जो खिताब किया है, और उससे पहले हमने देखा जो बात की और जो खिताब किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में डिवाइड लगती है, क्योंकि कल जो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आया, आफ्टर दैट क्या वाकई आप लोग एक पेज पे हैं? दूसरी तरफ 11 अक्टूबर से जो आपने करने की बात की है, पहला जलसा करने की जो कोयटा में बात हो रही है, क्या आप लोग उसके लिए वाकई तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, देखिए आपने सवाल बहुत बड़ा किया है। अब मैं अगर इसको इस तरह स्टार्ट करूं, जो आपने इमर्जिंग सिनेरियो की बात की, हाँ। तो सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल फोर्सेस की इस मुल्क में सबसे बड़ी कामयाबी है कि इस वक्त इस दौरानिए में मुल्क की इतनी सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई और एक एजेंडा पे कि इस मुल्क में अब जो इलेक्टेड हुक्मरान हैं, जिन्होंने इस मुल्क की इक्तिसादी और ये मौज की हालत कर दी है, जो जब से ये मुल्क मारिज़ वजूद में आया है तब से लेके अब तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी और ऐसे अब कभी हालात इस मुल्क में पैदा नहीं हुए थे। ये 1 पॉइंट एजेंडा था सारी APC का और इस पर सारी पार्टी मुतफिक थी। ये एक APC की कामयाबी की सबसे पहली निशानी है। जो ये बातें हो रही हैं, जो तंज हो रहा है या कयास आ रही हैं, हो रही हैं, देखिए मैं ज़रा माजी में ले जाऊंगा आपको कि जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में APC हुई थी, तो उस APC के फ़ौरन बाद नवाज शरीफ साहब के कतरी स्टील मिल के केसेस, सऊदी स्टील मिल के केसेस खोल दिए गए। मेरे ये प्रेसिडेंट सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनके सैफुर रहमान ने उन पे नैब के केसेस खोल दिए। देखें ये माजी में होता रहा है और वो अब भी वही चीज़ें हो रही हैं। उसी तरह के पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे आ गई हैं और अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को जो सपोर्ट कर रही हैं, वो लोग एक तरीके से वही काम कर रहे हैं जो माजी में करते हुए आ रहे हैं। वैसे सवाल ये ना, आप ये देखिए, मुझे एक चीज़ का ये बताएं, पीपल्स पार्टी हमेशा से मफाहमत की सियासत पर बिलीव रखती आई है, ये हमने ये भी देखा है माजी से लेकर अब तक, और आप लोग उस तरह से खुलकर नहीं सामने आते जैसे जो, लेकिन नवाज शरीफ साहब की और जो नून लीग की इस पॉलिसी है वो ऑपोजिशन पॉलिसी अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रही है, क्लियर कट, जो कि पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नजर नहीं आती हमेशा से। तो फिर कैसे आप लोग क्लियर होंगे? हाँ देखिए, रिकंसिलिएशन जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस में होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए। वो हम सियासत कर रहे हैं इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए
کہ اس ملک کا ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں, اپنی قوم کے لیے کام کر سکیں. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہاں پہ ریجیڈیٹی پالیٹکس میں کبھی نہیں ہوتی. اگر 4 لوگ 4 پارٹیز مل کے, کہ جیسے ابھی آپ ایک مثال لے لیں کہ کراچی کمیٹی بنائی دی گئی, ہمارے کتنے بھی تحفظات ہیں, ہمیں کتنے بھی ایشوز ہیں ان کے پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن اگر کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور صوبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ساتھ بیٹھنا پڑا ہے کہ باٹل نیک ختم ہو گئے تو ہم بیٹھ گئے. پولیٹیکل فورسز کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا آپس میں. آپ بات کر رہے ہیں نون لیگ کی, لیکن نواز شریف صاحب جو اسپیچ کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے. شہباز شریف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ان کا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ کس کے خلاف بول رہے ہیں, کیوں بول رہے ہیں. میں اس چیز کا میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنے سیاست میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے اویشا صاحب, ذاتی رائے نہیں ہوتی. آپ لوگ ریپرزینٹیٹیوز ہیں پارٹیوں کے, اپنی اپنی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کی ذاتی رائے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اپنی بات یہ کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو, اداروں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. اگر وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور اسپیچ کر رہے ہیں تو وہ اس کو خود فیس کریں گے. اور جس طرح شہباز شریف صاحب کہ اگر ان کے اوپر کوئی الزام آیا ہے تو وہ اپیل کریں گے کورٹ میں, ہائیسٹ فورمز موجود ہیں, وہ ان کو دیکھیں گے. لیکن اس کو اس بات سے جوڑنا کہ اے پی سی میں پارٹیز میں ابھی دراریں پڑنا شروع ہو گئی, یہ بالکل غلط ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے کیوں اسٹیٹمنٹ دیا پھر زرداری صاحب کے خلاف؟ خواجہ آصف لیڈ نہیں کر رہے نون لیگ کو, خواجہ آصف نون لیگ کو لیڈ نہیں ارے کر رہے. ان کے مرکزی سینٹر کے رہنما ہیں وہ سی سی کے. بات سنیں رضا, خواجہ آصف اگر بیان دے دیتے ہیں, کل سے پاکستان پیپلز پارٹی میں سے اگر کوئی ایسا بیان آتا ہے تو اس کو یہ کنسیڈر نہ کیا جائے کہ جو جس موقف پہ, جس پوائنٹ پہ اے پی سی ہوئی تھی, جس پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے, اس سے انحرافی ہو رہی ہے, اس سے باہر جا رہے ہیں. لیکن اے پی سی کے جو اسکیڈیولز ہیں, اے پی سی کی ورکنگ کمیٹی بھی بنا لی گئی ہے, ایگزیکٹو کمیٹی بھی ہے جو سارے ڈیسیجنز لے گی, اور انشاءاللہ جو فیصلے اے پی سی میں ہوئے ہیں اس پہ بالکل عمل درآمد بھی ہوگا. ساری پارٹیز آپ دیکھیں گے کہ اس میں بالکل ساتھ ہوگی. ظاہر سی بات ہے اگر اکتوبر میں جلسہ 11 کو نہ ہوا تو 20 کو ہوگا, 20 کو نہ ہوا تو 25 کو ہوگا. لیکن یہ بات اس وقت کہنا اور یہ تاثر قائم کرنا کہ جی اس نے لیڈرشپ نے یہ بیان دے دیا تو اے پی سی میں دراریں پڑ گئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہے نہیں ہے. میں وہ ابھی دوبارہ اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں, اور اس اے پی سی کا کریڈٹ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ پاکستان کی سب پارٹیز کو اکٹھا کر کے اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اب اس ملک میں یہ سلیکٹڈ کو جانا ہے, اور ان کا جانا اب ناگزیر ہے, ان کو جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اویس قادر شاہ صاحب آپ کا. میں فضا آپ کی طرف آؤں گی. کیا یہ جو سچویشن جو بات یہ کر رہے ہیں آپ کو کیا واقعی لگ رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں سوال یہ کہ پہلی بات میں بار بار کہتی ہوں کہ ذاتی کوئی رائے نہیں ہوتی سیاست میں, یہ کیسے ذاتی رائے کی بات کرنے لگتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ بھی بہت کلیئر اسٹانس ہے جو کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی دیا, وہاں سے نظر آ جاتا ہے کیونکہ مین لیڈرشپ سی سی کے ممبر ہیں وہ, اگر کوئی بات کر دیتے ہیں. اور کیسے کوئی منسٹر یا سی سی کا ممبر یا کیسے کوئی اس لیول کا آدمی جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے, پارٹی کی رائے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے آپ آتے ہیں, آپ پارٹی کے اسپوک پرسن ہیں, ہم پارٹی کے موقف کے لیے آپ کو یہاں بلاتے ہیں, کوئی آپ کی ذاتی حیثیت میں تو نہیں بلاتے. ویسے بھی دیکھیں وہی بات ہے کہ خواجہ صاحب از ون آف دا پلرز آف پی ایم ایل این, اور جس طرح کے ہوا کہ اگر ان کے 5 ایم پی ایز اس چیز کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں نواز شریف, تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہ رہے, تو آپ ان کو پارٹی سے آؤٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو شو کاز دے رہے ہیں. مطلب یہ آپ کی ڈیموکریٹک پارٹی ہے, آپ کا یہ سٹانس ہے آپ کا. مجھے یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے, سب سے زیادہ نان ڈیموکریٹک حرکت ہے یہ تو, کہ اگر آپ چیف منسٹر سے ملنے چلے گئے ہیں تو یو آر آؤٹ. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. مطلب آپ ڈیموکریٹکلی بڑے بات کرتے ہیں, آپ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, یہ آپ ووٹ کو عزت دے رہے کہ آپ دوسرا بندہ آپ جا کے سی ایم سے مل نہیں سکتا. تو یہ ان کے حالات ہیں. دوسرا میرے بھائی نے بہت تعریفیں کی ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ٹی آئی کی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 18ویں ترمیم کے انڈر آپ نے سندھ میں کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا. صرف مجھے یہ بتا دیں آپ مجھے کہ آپ جو میں بہت ساری چیزیں جو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, لیکن تھوڑا سا ایک اس کا شک تھی فری اینڈ فیئر ٹرائلز. وہ جہاں پہ یہاں پہ اتنے چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوئے ہیں, جو عورتوں کے ساتھ گینگ ریپس ہوئے ہیں, جو حالات ہوئے ہیں, اس میں ان کو جا کے ان کی جو ٹیسٹس ہوتے ہیں اور ان کی جو پورے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ تک ان کو 75,000 روپیہ دے کے کر رہی تھی. کہاں ہے آپ کی 18
14th अमेंडमेंट है, कहाँ पे कोई ऐसी, मुझे आप बता दें कोई ऐसा यूसी बता दें, कोई टाउन बता दें जहाँ पे आपने काम किया हो। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि हुकूमत महंगाई कर रही है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, आप मुझे अपनी 18वीं तरमीम के कारनामे बता देना कि क्या हुए सिंध में। आपने उसके बारे में बात नहीं की, वो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं इसके ऊपर अभी जवाब लेती हूँ नईम मेहमान साहब से आपकी बात का, लेकिन एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। मैं अभी नईम से इसका रिस्पॉन्ड लेती हूँ, उससे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब भी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने आज फिर मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से जो वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ दूसरे बानी एमके बन गए हैं, फ़ौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, भारत नवाज शरीफ की मदद कर रहा है। ये सारे एलिगेशंस अब एक कर के उनके ऊपर भी लगते आ रहे हैं। आखिरकार माजरा क्या है? माजरा ये है कि पहले तो इमरान खान साहब ये बताएं कि उन्होंने इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो हर्जा सराई की थी और मोदी को जा कर मिलते थे और इंडियन टीवी चैनल्स को जो इंटरव्यू दिए और उसमें फौज की मुखालिफत करके बहुत हद तक बुरे कलिमात कहे थे, उस वक्त वो क्या कर रहे थे? आज जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है, वो सिर्फ और सिर्फ आइन की पाबंदी की बात की है उन्होंने कि अपने दायरा कार से बाहर ना निकलें, फला दायरा कार से बाहर निकले हैं। देखें, आप एक बात समझे कि सियासतदान अगर एक प्लाट अगर उसको मिले तो सारा मीडिया शोर मचा देता है कि जी ये प्लाट ले गया है। यहाँ 10-10 प्लाट ले जाते हैं, पूछो तो कहते हैं नहीं ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। भाई ये बात देखनी है ना। तो मामला ये है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखे जाएं, जिसका जो काम है वो काम करे। आइन की हुदूद के अंदर जनरल्स भी रहें, आइनी हुदूद के अंदर जर्नलिस्ट भी रहें, जज भी रहें, और अच्छा। आइन की हुदूद के अंदर जो है वो सियासतदान भी रहे। और ये बात थी सारी अपना नवाज शरीफ साहब। अच्छा, और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एलिगेशन लगा रहे हैं ये भारत की फंडिंग का और दूसरे बानी बनने का, ये क्या माजरा है? देखिए, जिस नवाज शरीफ ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में 6 धमाके किए, जिस नवाज शरीफ ने अमेरिका और भारत की मुखालिफत के बावजूद CPAC को शुरू किया, जिसने अपनी फौज के दिफा मजबूत करने के लिए और बहुत कुछ किया, उस पर ये इल्जाम लगाने वाले को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, पांच अरकान को निकाल भी दिया जो 2 जुलाई को मिले थे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से। क्यों निकाल दिया? अगर मुलाकात ही की थी तो क्या मुलाकात करना गलत हो गया? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे फिरदौस शमीम नकवी का सिंध में जो है वो इस्तीफा ले लिया गया। नहीं, ये बात नहीं थी। हाँ। वो 1 मरतबा नहीं मिले, हाँ। वो को 3 मरतबा मिले। अच्छा। और पार्टी के डिसिप्लिन से अगर तो वो पूछ के जाते हाँ। कि हमने ये मामलात करने हैं तो फिर अलग बात थी। उन्हें एक्सप्लेनेशन कॉल की गई, उन्होंने उसका जवाब भी नहीं दिया। ये डिसिप्लिन है। अच्छा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो पार्टी के आइन के मुताबिक उनको निकाला गया। अच्छा, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब साथ रहेगा। मैं नहीं सब आपकी तरफ आऊँगी। जो फिजा ने बात की थी मैं चाहूँगी कि उसका रिस्पॉन्ड कर दें आप। देखिए, बात ये कि फ़िज़ा ने एक तो मसला ये है कि 2 साल के अंदर जैसे हुकूमत ने जाना लाहौर है, निकली पिशावर की तरफ है और ये समझ रही है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। असल में एजेंडा कहीं था, एजेंडा कहीं ले गई। देखें, 18वीं तरमीम सुबह सिंध में नहीं है, 18वीं तरमीम तमाम सूबों के अंदर है। ये बात कर रही है जी मेडिकल के जो इश्यूज़ हैं और उस पर जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है। मैं अगर बात करूँ फिर तो अगर मैं बात करूँ 18वीं तरमीम तो फिर पंजाब के अंदर भी है। फिर सानिया सहवाल तो कोई भी नहीं भूलता। फिर सानिया वो जो सियालकोट से लाहौर के दरमियान जो कुछ बच्चों के सामने हुआ। फिर सानिया मौलाना समीउल हक को दिन दिहाड़े जैसे इस्लामाबाद के अंदर छुरियों के वार से मार दिया। फिर दिन दिहाड़े ताहिर धावड़ को उठा के इस्लामाबाद से लेगा, अफगानिस्तान से उसकी बॉडी जवाब मांग रही हूं 18वीं मैं तो 18वीं तरमीम की बात कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम के अंदर वो भी इससे आते हैं। फिर 18वीं तरमीम के अंदर अगर चीजें आती हैं तो फिर ये तो फिर 18वीं तरमीम की अगर बात करें, ये फिर KPK से आए थे। वो 18वीं तरमीम के अंदर वहाँ जो दूध की नहरें बहाकर आए थे, वो जो 18वीं तरमीम के अंदर जो कुछ करके आए थे, एहतसाब का कमीशन बनाया, फिर खैबर बैंक स्कैंडल, फिर जो है मौलाना जब्बा केस, हेलीकॉप्टर केस। 18वीं तरमीम के अंदर जो हम जिस आइन की जिस चीज की इजाजत देता था हमने वो सब कुछ किया।
क्या हुआ, जो कुछ ना हो सका। मैं आपको बताऊं, ये पहले तो कहते रहे जी गैस मंसूबा जो है वो हमें पोर्ट कासिम से जो है हमें यहाँ तक लेकर आना है। इनके अपने अपोजिशन लीडर फिरदौस निकवी साहब ने इनके मुंह के ऊपर जो बात ये है कि वो जो इनको दिखा दिया ना पूरी कौम को, कि कहा कि मैं जो है वो डिलीवरी नहीं मिल रही कराची को, मैं जो है वो बेनकाब करूंगा वजीर आजम को और मैं शर्मिंदा करता रहूंगा, तो शर्मिंदा करता रहूंगा। ये 18वीं तरमीम की हकीकत थी और उससे इस्तीफा ले लिया गया। 18वीं तरमीम का असल बात है, रोना क्यों है, मैं बात बताऊं 18वीं तरमीम का इनका रोना गाना क्यों, 18वीं तरमीम का रोना गाना ये 3 सूबों में तो ये है, डेमोक्रेसी है। 3 सूबों में तो इनकी अक्सरियत है। सुबह सिंध में जो लोग हैं ना, इनको आउट कर दिया, सुबह सिंध में तो इनको आने नहीं दिया। यहाँ 18वीं तरमीम नजर आती है, वो 18वीं तरमीम नजर नहीं आती जो दिन दिहाड़े जो उन्होंने किया। तो जो आप बदल के आई है, जो यूसी आप बदल कर आई है, आप अपना बता दें। आप 5 साल अपनी हुकूमत करके हैं, आप मुझे बता दें। हमारी तो अभी 2 साल हुए हैं शुरू हुई, तो आपकी बात कर रही हूं। यूसी की बात ये कर रही है ना, पहले तो इख्तियारात समझ लेंगे यूसी के इख्तियारात किसके पास है। यूसी के इख्तियारात बलदियाती एक्ट 2013। अरे इंटीरियर सिंध का बता दें, लाड़काना का बता दें, वो मेयर कराची के पास जाते हैं बलदियाती इख्तियारात, वो मेयर कराची के पास मेरे भाई। यूसीओं की अगर बात करें, किस यूसी में कोई भूखा सो गया, वजीर बलदियात तो बने। अच्छा ठीक है, कम टू द टॉपिक। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट, देखिए पे आ जाए, कमिंग बैक टू द टॉपिक। नहीं मिल रही किसी यूसी के अंदर, अल्लाह ना करे। बात ये है कि वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं। यूसी क्या यूसियों के अंदर क्या चाह रही है, मतलब क्या एस्पेक्ट क्या करी यूसियों के अंदर। चले वी शुड हैव टू कम बैक टू द टॉपिक। रियासत बनाने वाले मदीने का इंशाल्लाह बनेगी हमारी मदीने की रियासत। हम तो सियासत ही इबादत समझ के करते हैं, हम तो सियासत ही इबादत समझ के करते हैं। दूसरी बात ये कि मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात बताऊं, पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। 18 साल 18 माह का बच्चा ना चलना स्टार्ट कर देता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है। आज 2 साल हो गए, ये गोद से उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब बात ये है कि अब ये इदारों को जिस तरीके से ये मलायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये इनकी जो गुफ्तगू अभी हो रही है इदारों की, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो जो है शेल्टर लिया हुआ है, और यही लोग, मैं तो नहीं कहता पार्लियामेंट में लानते ये लोग देते थे, ये लोग जो है वो कहते थे कि घुस जाओ जी पीटीवी के अंदर, जो मर्जी करना कर लो, कोई मसला नहीं है। यहाँ रियासत के अंदर रियासत है, जो कुछ ये करते थे, फिर जिस तरीके से बहरहाल जो कुछ करके ये आ गए, मसला ये नहीं है। मसला ये बात ये है कि 2 सालों के अंदर ये जो शोर मचाते रहे, जो इनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वजीर आजम साहब की, जो कुछ इनकी आईनी हदूद के अंदर जो चीजें आती थी, वो क्या डिलीवर किया इन्होंने? कुछ डिलीवर नहीं किया। आज अपोजिशन अगर रोटों पे जाने की बात कर रही है, तो मैं आपको बताऊं, साहब का जो हमारी एपीसी हुई थी उसके अंदर मौलाना फजल रहमान उस वक्त कह रहा था कि इस्तीफे देके चले जाए, तो उस वक्त भी हमने आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ की और पार्लियामेंट की बालादस्ती की हमने उस वक्त बात की थी। हमने कहा इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन साथ ये भी बात की गई थी अगर हमने इस्तीफे नहीं दिए या हम नोट में नहीं आए, पार्टी का क्या स्टांस है मुताहरिक पे नजर नहीं हो रही। बिलावल साहब भी मुल्क से बाहर चले गए फिलहाल, तो 11 का टाइम दे दिया है आपने। नून लीग से फ्रंट पे नजर आती है खेलती हुई। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े बीच में 2 दिन वोकल हुए, लेकिन फिर जैसी नायब ने अलामिया जारी किया कि नहीं जी नहीं पूछना, वो भी बैकआउट हो गए। तो ये क्या हो क्या रहा है? देखिए बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी उस तरह से वापस नजर नहीं आ रही, पीएमएलएन को आगे करके फिर से पीछे हो गई, वो जब माजी में भी होता रहा है। देखिए एक एजेंडे के ऊपर, एक एजेंडे के अंदर एक मौकफ, और वो एजेंडा निकल के एक रिटर्न पेपर के ऊपर आ गया। हमने क्या करना है, असली मौकफ क्या है तमाम जमातों का। चेयरमैन साहब ने जो है वो जो मौकफ जो इख्तियार किया है, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस एपीसी के अंदर तय हुई है, वो आप ये देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन एपीसी हुई है, और तमाम जमातों को जो है वो एक एजेंडे पर, सब तमाम जमातें। मैं एक मिनट, लेट मी आस्क दिस विद सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सिद्दीकुल फारूक साहब, अगेन हमें तो नजर तो ये आ रहा है कि जी सिर्फ एजिटेशन की जो सियासत है वो नून लीग कर रही है, या वो फ्रंट से आगे लीड कर रही है, सारी चीजें कर रही है। पीपल्स पार्टी तो हमें अगेन कहीं नजर नहीं आ रही उस मंजरनामे में। और फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है, उसका क्या सिनेरियो, उसका तनाजुर क्या है? फिर नवाज शरीफ साहब ने आज उसको रद्द कर दिया उस स्टेटमेंट पे। तो ये क्या डिवाइड एंड रूल की अगेन बात हो रही है? क्योंकि इस वक्त बिलावल साहब मुल्क से बाहर चले गए, वो नहीं है मुल्क में। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का वो उस तरह से स्टांस नहीं है, जरा आगे आके वोकली जैसे कि आपका स्टांस है। सो माजरा क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि ख्वाजा साहब ने जो बात की वो तो सेटल होने वाली है, आज कल में हो जाएगी, ठीक है, इसको तो छोड़। तो की ही क्यों उन्होंने इस तरह? 2 दिन हुए नहीं है पीसी के। हाँ ये क्यों नहीं, बस कर दी ना, इंसान है ना, वापस भी नहीं ली। किसी को किसी वक्त तकलीफ होती है किसी से, तो वो जो है वो बात वो मरकजी क़यादत में आते हैं आपकी।
जो मैं बात कह रहा हूँ मेरी बात सुने ना, आपने सवाल कर दिया, जी आप जी मुझे जवाब जी देने जी दो। सिद्दीक उल फारूक साहब जी बिल्कुल। ये वो ठीक हो जाएगा। मैंने ये अर्ज किया है मुख्तसर कि वो जो ख्वाजा साहब की बात थी, ख्वाजा आसिफ साहब की, वो सेटल हो जाएगी। अब आपने कहा कि पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं है और फलां उस तरह से नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा पीडीएम बन चुकी है। हाँ पीडीएम की आपको पता है जॉइंट जो है अपना डेक्लेरेशन मौजूद है। एक सेशन हो गया जी। जलसा कोर्टे में कर रहा है, हाँ। कोर्टे में जलसा कर रहा है। उसके बाद जलसों का प्रोग्राम है। हमने कब कहा है कि हम सुबह उठ के तो जनाब तोपें और टैंक लेके तो चढ़ दौड़ेंगे हुकूमत पे, हमने ये नहीं कहा। हाँ। हम बिल्कुल सियासी तरीके से लोगों के आवाम को मोबिलाइज करेंगे। चारों सूबों में जलसों के बाद डिवीजन में होंगी, ये सारी बातें होंगी और फिर जाके कहीं नवंबर दिसंबर में फाइनल हम जो है वो स्टेप उठाएंगे। अच्छा जी फिजा जी अच्छा, देखिए हमें कोई डर नहीं है ऑपोजिशन से कि ऑपोजिशन मिल के पता नहीं क्या कर लेगी, इसलिए कि ये वही ऑपोजिशन है कि जो कहते थे कि मौलवी नवाज जो है वो मुल्क को खा बैठा, ये कहते थे पीपल्स पार्टी वाले, और ये कहते थे कि हम इनको पेट फाड़ के इनको सड़कों पे हम लोग घुमाएंगे, ये कहते थे शहबाज शरीफ। तो ये तो अब मिल के साथ बैठ गए, तो इनकी तो हमें कोई परेशानी है ही नहीं कि ये पता नहीं क्या कर लेंगे मिलके। दूसरी बात जो तकलीफ दे बात है वो मैं कहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब, आपने अगर लड़ना है तो आप हमारे साथ लड़े ना। आप पाकिस्तान के क्यों खिलाफ, आप पाकिस्तान की डिफेंस के खिलाफ चले गए। आपने अगर लड़ना है खुदा के लिए, आप हमारे साथ फाइट विद अस, डोंट फाइट विद पाकिस्तान। अगर आप फौज के खिलाफ खड़े होकर इस तरह की बात करेंगे तो फौज हमारे मुल्क का एक बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हमारे मुल्क की बनाता है। आप कैसे ये हरकत करें, मुझे सिर्फ इस पे एतराज है, वरना हम इनका हक बनता है, जाहिर है ऑपोजिशन का हक बनता है कि वो डेमोक्रेटिकली साथ खिलाफ खड़ी भी हो, सड़कों पे भी निकलें, निकालें जो आपको गलत लगता है हमारी तरफ से। लेकिन खुदारा ये काम जो नवाज शरीफ एंटी फौज इस वक्त कर रहे हैं, ये वो बहुत बहुत क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, और ये सेकेंड आई एम सॉरी टू से कि एमक्यूएम के जो लीडर थे उनका रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात भी कर लूँ, और सॉरी एक और बात मैं करना चाहूंगी। सिद्दीक साहब ने कहा कि मोदी से मिलना बहुत बुरी बात है, जाहिर है उन्होंने ये बात जिक्र की थी अभी, तो मोदी से मिलना बहुत बुरी बात है। मोदी के साथ पगड़ी जिस नवाज शरीफ ने बदली, वो जिसने जाके जिंदाल से मुलाकातें की, वो भी वो नवाज शरीफ, और आज वो फौज के खिलाफ खड़ा, वो फौज के खिलाफ बात करे तो बहुत गलत बात है। अपना क्या स्टांस अच्छा, मैं भी यहाँ एक चीज अनाउंस कर दूं, सिर्फ एक मिनट मैं यहाँ बता दूं कि जी इस वक्त इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमों की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद हो गई है जी। पैमरा ये कह रहा है कि अब इश्तिहारी और मफरूर मुजरिमों की जो तकारीर हैं वो नशर करने पर पाबंदी आयद होगी। ये यकीनन आज की जो नवाज शरीफ साहब की स्पीच हुई है और सारा मामला हुआ है, इसके बाद ये डेफिनेट सी बात है हुकूमत के साथ मिलकर ये जो है एलामिया जारी हुआ है, और इसमें वाज़े कर दिया गया है कि ज़ेल इल्तिवा मुकदमात के मुमकिना नताइज से मुतालिक भी मवाद नशर करने पर पाबंदी जी लागू हो गई है, अभी ये बताई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि पैमरा ने मुकम्मल तौर से मफरूर मुजरिमों और इश्तिहारियों पर पाबंदी लगा दी है, एक मरतबा फिर कि वो एयर नहीं होगा मीडिया के ऊपर। जी एक तो बात ये है कि जो आपने मैसेज इस वक्त दिया है, इस वक्त ना नेपरा ना ओगरा, और बात ये है कि जो सब कुछ ठीक ठीक दिखाया ना, तो सब कुछ ठीक लग रहा है इस वक्त, सब कुछ जो है वो रियलिटी बेस्ड लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ ज़रा सी जो अपोजिशन, पहले बात ये है कि इनको समझ नहीं आ पा रही है कि आमरीत है, जमहूरियत है। जमहूरियत तनकीद का हुस्न होता है, अगर आप जमहूरियत के अंदर आप तनकीद करते हो, इनको तनकीद बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, इनको हजम ही नहीं हो पा रही है। कि बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब का, जिसको 3 साल वज़ीर आज़म बनाया, जब उसको निकाला तो उस वक्त हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उस वक्त असासा जात के केसेस के ऊपर 2 साल की सज़ा हुई, हमने देखा ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर 2 साल की सज़ा हुई, हमने देखा कि बात ये है कि जिनके पास जो है वो जाली डिग्रियां थी उनको 2 साल की सज़ा हुई। ये पहला केस था जो है वो अकामे पे पनामे पे चला और अकामे पे निकाल के उसको जो है तायात के लिए रुखसत पे भेज दिया। फिर ये बात कर रही है, बात ये है कि जो अपोजिशन है वो तनकीद कर रही है, तनकीद का निशाना बना रही है इस वक्त मुसल्लह अफवाज को। मैं आपको बताऊं वो यादगार लम्हात इनको शायद याद हो ना याद हो, जब ईरान के दौरे पर वज़ीर आज़म साहब गए थे तो उन्होंने कहा ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है। और जब इन्होंने, अगर मैं बात करूं तालिबान के लिए जब अल्फाज इख्तियार किए थे तो उनको ट्रेनिंग हमारी ISI देती है, मैंने नहीं कहा था, अपने जलसे जुलूस में खड़े होकर कहा कि 15,000 बंदे अगर बाहर निकल जाएं तो जर्नल का जो है वो पतलून गीली हो जाती है, ये हमने कहा था।
اداروں کو جو ہے جو انہوں نے جب یہ بات کریں تو سب ٹھیک ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا ہے, اپوزیشن اگر بات کرے تو بات یہ کہ سب کڑوا کڑوا ہے. نواز شریف یہ کہے گا, یہ کہہ رہا ہے نا چوکیدار اپنی چوکیداری پہ چلے جائیں, ہم بات یہ مالک ہیں اس ملک کے, ہم وارث ہیں تو ہمیں اپنا کام کرنے دیں. دوسری بات تو ہی نہیں رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اگر ان پہ ذرا تنقید کی بات کرتے ہیں, اس وقت میں آپ کو وہ صورتحال بتاؤں, جب ہم قومی اسمبلی کے اندر جاتے ہیں کہتے ہیں چینی مہنگی, آٹا مہنگا, پتی مہنگی, بجلی مہنگی, یقین کریں رات کو گھر آتے ہیں نیب کا نوٹس ہمارے ہاتھ میں پکڑایا ہوتا ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو وہ دور جو ضیاء کا دور تھا, ضیاء کے دور میں بھٹو کے جو ہے وہ نظم پہ بات کرنے پہ کوڑے مارے جاتے تھے, یہ تو اٹھا کے ایسے جھلوں میں بھیج رہے ہیں جیسے کوئی ان کا سسرال ہو, ان کا کوئی پی ٹی آئی والوں کا. ٹھیک ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. فضا, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ ابھی اعلامیہ جاری ہو گیا, یہ کیا کیا حکومت نے؟ اب ایک اور جو ہے وہ نیا پنڈورا باکس کھل گیا, یہ اعلامیہ جاری کر دیا, اور فریڈم آف ایکسپریشن اور جو ساری باتیں ہیں اور جو آئین ہے اس سے رکھتے ہوئے اب یہ مفرور اور اشتہاری, یعنی کہ اب نواز شریف صاحب کی بھی جو اسپیچ ہے وہ نہیں ایئر کی جائے گی. ایک تو میرے بھائی انکار کریں گے, لیکن پیپلز پارٹی کبھی بھی فوج کے اگینسٹ بات نہیں کرے گی. ہاں تو اب نہیں کرتے. یہ بات میں نے بتائی ہے آپ کو. مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. میں تو جو بولنا چاہ رہا ہوں آپ تو اس وقت نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی بات میں نون لیگ کو سپورٹ کریں. بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت اچھا ہوا کہ اگر یہ بند کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو قوم کو مشتعل کرنا چاہ رہے ہیں نا, وہ تو چارے خانہ جنگی سٹارٹ ہو جائے, فوج کے خلاف عوام کو کھڑا کر رہے ہیں. تو آئی تھنک بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے. نیب کے کیسز کی بات میرے بھائی نے کی, مجھے بتائے نیب کے کیسز تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے, آپ نے چیئرمین لگایا ہے, چپڑاسی تک ہم نے نہیں رکھا ہوا اس کو, اور آپ روتے ہیں نیب کے کیسز کو. آپ کمال کر رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں چلتی ہمارے کہنے پہ. آج FIA میں آپ مجھے بتائیں نیب کو نظر نہیں آتا احتساب کمیشن, مالن جبا کیس نظر نہیں آتا, خیبر بینک نظر نہیں آتا, بنی گالا کی زمین نظر نہیں آتی, لیکن اپوزیشن کی ساری حرکات ان کو نظر آتی ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کا نعیم امان صاحب, آپ کا فضا ذیشان صاحبہ, آپ کا. میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے جی. ناظرین, آپ بہتر طریقے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اور کیا ہونے جا رہی. عوام کو بہتر طریقے سے اندازہ ہے کہ کون اس کے حق میں بات کر رہا ہے اور کون نہیں, اور کون واقعی اس سے مخلص ہے اور کون نہیں. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان.